हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कशन कर लिया था अबाउट कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कैसे हम कोलॉइड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो हमने डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट देखा था, जहाँ पे हमने 8 तरह के टोटल सोल्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्टिकल साइज के ऊपर सोल्स का क्लासिफिकेशन किया था, और लास्ट हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम की सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन है या फिर नहीं। आज फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग लायोफिलिक सोल्स का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने आपको मेथड सिखाए थे, फिजिकल मेथड हमने 2 मेथड सीखे थे, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। उनमें भी डिस्पर्जन मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जहाँ हमने देखा था कि इस मेथड के अंदर डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। हैवी मेटल्स के सोल्स बनाने के लिए आप इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद केमिकल मेथड्स। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट। केमिकल मेथड्स, एक सेकेंड। तो देखो हम शुरू करते हैं अपने अगले मेथड के साथ, जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ केमिकल मेथड्स। ठीक, तो केमिकल मेथड्स क्या हैं? ये बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू क्या होता है, कोलॉइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है वो इनके थ्रू होता है। तो जैसी रिएक्शन वैसा ही क्या हो गया, आपके मेथड का नाम हो जाता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम लोग, यानी अलग अलग तरह के सोल्स बनाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की रिएक्शंस यूज करते हैं, और उसी के नाम पे उसका मेथड रखते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहला जो मेथड है उसे हम बोलते हैं डबल डीकंपोजिशन। तो देखो नाम से पता लग रहा है डबल डीकंपोजिशन। यहां पर क्या होती है, डबल डीकंपोजिशन आपने बचपन में पढ़ी, जहां पर बीच में क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें हम AS2O3 की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, H2S के साथ। तो जैसे आप ये रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, यहां पर सल्फर का एक्सचेंज होता है, बनाता है AS2S3 प्लस H2O। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, 3H2S 3H2O, और यहां से जो AS2S3 का पीपीटी होता है ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या बनाता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो धुंधला सा सॉल्यूशन, टर्बिडिटी फॉर्म होती है, और इस तरह से ये बनता है। तो आपको याद रखना है कि डबल डीकंपोजिशन के थ्रू हम क्या करते हैं, AS2O3 का सॉल्व प्रिपेयर करते हैं। ऐसे देखें, इसी के अंदर जो आपके पास सेकेंड मेथड होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। यहां पर आप ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या करते हो, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। तो ये रिएक्शंस आपने रेडॉक्स के अंदर भी पढ़ी हुई है, और भी इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ी हुई होगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन जब आप किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हो, माइल्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो वो इसको सल्फेट में बदल सकता है, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Cl2 वाटर हो गया है ना, आपके पास K2Cr2O7 हो गए, इनसे अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करता है, सल्फर की एक वाइट टर्बिडिटी फॉर्म कर देता है। तो जो वाइट टर्बिडिटी आपको मिलती है वो एक्चुअली क्या होती है, सल्फर का ही कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही देखें, इसका तीसरा मेथड होता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू आप FeOH होल थ्राइस का सोल बनाते हो। अगर आप FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको FeOH होल थ्राइस का एक रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा, जो कि एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक, प्लस साथ में यहाँ पे आपको 3HCl मिल जाएगा। ऐसे चौथा मेथड होता है गोल्ड का सोल बनाने के लिए, हम कभी कभी इस मेथड को भी यूज करते हैं। ये आपके पास रिडक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, गोल्ड के क्लोराइड का SnCl2 के साथ रिडक्शन करवाते हो, तो इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा और खुद SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि डबल डीकंपोजिशन क्या है, जब दोनों के बीच में आयंस का या फिर एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहे हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हो। हाइड्रोलिसिस, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, 4 ही आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस से किसका सोल या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। ठीक है,
चलिए बहुत ही बढ़िया। ये सीखने के बाद कि केमिकल मेथड्स क्या हैं, अब हम चलते हैं आगे और सीखने जा रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स की। तो हमने देख लिया कि कॉलोइड्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे उन्हें बनाते हैं। तो ये 4 मेथड यहाँ इंपॉर्टेंट है और एक वहां पर आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम सीखने जा रहे हैं कॉलोइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज चार्ज ऑन कॉलोइड। ये आपके लिए समझना सीखना बहुत जरूरी है कि चार्ज ऑन कॉलोइड क्या होता है और कैसे किसी कॉलोइड के ऊपर चार्ज आता है। एक्चुअली चार्ज से ही आप कॉलोइड की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुने, किसी भी कॉलोइड पर जो चार्ज होता है, चार्ज, वो चार्ज होता है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। एक्चुअली से आपने देखा भी रिएक्शंस के थ्रू कॉलोइड बने। अच्छा, ये जो है ये प्रॉपर्टीज हम लायोफिलिक कॉलोइड्स के लिए देख रहे हैं, मेनली लायोफोबिक के लिए, सॉरी, जो प्रिपरेशन की हम बात करें ये वाली बात है ना। लायोफिलिक कॉलोइड तो मैं आपको बता चुका हूं, उनका तो क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। लेकिन लायोफोबिक कॉलोइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वजह से होती है। क्यों होती है वो आप अभी देखोगे। तो होता क्या है यहाँ पर कि लायोफोबिक कॉलोइड जब बनता है तो वो अपनी सरफेस के ऊपर सोल्यूशन में से कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है। हर एक के लिए नहीं है, कई जगह पर इस तरह से बनते हैं, कई जगह पर किसी और तरीके से बनते हैं, बट मेजर फॉर्मेशन जो सिखाया गया है, जो चार्ज आ रहा है अगर किसी कॉलोइड के ऊपर, तो उसको चार्ज आने का रीजन क्या है वो ये समझा रहा है। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, AgNO3 लिया, AgNO3 एक्वस, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी KI से। आपको याद है लास्ट क्लास मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था। पेप्टाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलोइड में बदलना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, एक पीपीटी कोलोइड में कैसे बदल गया। अब आप देखो ये रहा वो रीजन। AgNO3 को आप जैसे ही KI से रिएक्ट करवाओगे आपको AgI का एक पीपीटी मिलेगा, ताजा ताजा, अभी तो बनाई है पीपीटी। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके सोल्यूशन में कौन ज्यादा है, ये KI का भी एक्वस सोल्यूशन ही है। अब मैं 2 केस बना सकता हूं। एक केस तो मेरे पास मान लो मैंने KI ज्यादा ऐड किया है, KI एक्सेस में है। इसी में दूसरा केस क्या बन सकता है कि आप AgNO3 की रिएक्शन करवाओ KI के साथ और इस बार AgNO3 किस में हो, एक्सेस में हो, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ, फिर से वही AgI का पीपीटी बनेगा। अब ये पीपीटी सॉल्यूशन में से अगर उसके सॉल्यूशन में कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है और वो भी एक्सेस में प्रेजेंट है तो उससे वो उस कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ AgI है, यहाँ एक्सेस में कौन प्रेजेंट है, I माइनस प्रेजेंट है। तो ये जो AgI का पीपीटी बना, ये AgI के पीपीटी का जो एक पार्टिकल होगा वो अपनी सरफेस के चारों तरफ किसको बुलाना शुरू करेगा, ये बुलाना शुरू करेगा I माइनस आयंस को। और इस तरह से इसके ऊपर देखो एक लेयर बनना शुरू होगी I माइनस आयंस की। सही है। तो देखो I माइनस की जब लेयर बन गई तो अगर आप इसे दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है ना, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो चुका है। जैसे ये एक AgI पार्टिकल है, ऐसे ही इस कॉलोइड के अंदर एक और AgI पार्टिकल होगा। उस AgI पार्टिकल पे भी क्या होंगे, चारों तरफ से I माइनस आयन आकर इस तरह से इकट्ठे हो गए होंगे। सही है। अब आप देखो ये जो 2 AgI पार्टिकल है, बताओ क्या ये वापस आकर चिपक के पीपीटी बना सकते हैं? ये बना सकते हैं ना। दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये वापस से कंबाइन नहीं होंगे। कंबाइन नहीं होंगे तो ये जो पीपीटी है ये इसके पार्टिकल्स अलग अलग घूमना शुरू कर देंगे, यानी ये आपका पीपीटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलोइड में। जो आपसे कह रहा था, एक कॉलोइड के बनने का रीजन, एक लायोफोबिक कॉलोइड बना हुआ है, स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि उसके सभी पार्टिकल्स के ऊपर सेम टाइप का चार्ज होता है, या तो सभी पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान रखना कॉलोइड में डीपी पार्टिकल्स, जैसे डीपी पार्टिकल है तो डीपी, सारे डीपी पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होगा,
अगर नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है तो उसके सभी डीपी पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है तो उसके सभी डीपी पार्टिकल्स पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे, सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है आपके पास जो मैं आपसे कह रहा था, ये तो क्या यहां पर। अब अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी AgI का ही पीपीटी बनेगा। तो यहां जो AgI का पीपीटी बनेगा, ये पीपीटी अब किसको एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट में से अपने कॉमन आयन को। यानी यहां ये अपनी सरफेस पर किसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, Ag प्लस आयंस को। और इस तरह से यहां जो कॉलॉइड बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा। तो इस तरह से ये आप ध्यान दें, कॉलॉइड के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। अब शुरू करते हैं। पहला, चार्ज ऑन कॉलॉइड। चार्ज ऑन कॉलॉइड इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ठीक, चलिए तो मैंने आप समझा दिया, एक बार आप फटाफट से कॉपी करो, फिर इससे दोबारा बात करते हैं हम, है ना, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। चलिए तो देखें, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। इन कोलोइड ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स गेट द सेम चार्ज फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स यानी डीपी पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अब एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है, मतलब डीपी और डीएम दोनों पे क्या होगा, अपोजिटली चार्ज, अपोजिट चार्ज होगा। अगर डीपी पे पॉजिटिव है तो डीएम पे नेगेटिव होगा, डीपी पे नेगेटिव है तो डीएम पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये देखें जो ना बताया था, द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ये नहीं बताया, वो दूसरी पॉइंट बताई थी मैंने आपको, स्टेबिलिटी वाला। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बड़ी आसान है। अभी आपने देख लिया है कि कोलोइड के अंदर डीपी और डीएम पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे आप इन पे दो इलेक्ट्रोड लगाओगे, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज। हाँ बोलो। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, और ये देखें, ये एक सेकंड दे, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, ये गायब नहीं हो रहा, एक सेकंड देना मुझे। चलिए तो देखें, अगला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है स्टेबिलिटी वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वहां आपको क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए आप उसे यहां पर लिख लें बड़े ही आराम से। ये देखें, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ like charges present on colloidal particles which does not allow them to aggregate together and form PPT। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब सभी डीपी पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो अब वो आपस में आकर जुड़ ही नहीं सकते ना, अकोमुलेट होकर पीपीटी फॉर्म करेंगे नहीं। इसलिए जब तक एक कोलोइड पर चार्ज है, जब तक एक लायोफोबिक कोलोइड के ऊपर चार्ज है, तब तक वो स्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। एक लायोफोबिक कोलोइड की स्टेबिलिटी को हम उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब तक उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तब तक वो कोलोइड जिंदा रहेगा। जैसे उस पर चार्ज खत्म हो गया, वो कोलोइड पीपीटी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अभी हमने देखा कि पीपीटी कोलोइड में बदल गया, कोलोइड पीपीटी में बदलेगा कब, जब उसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। तो वो भी हम आगे चल के कवर करेंगे, बट हाल फिलहाल हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। चलिए तो चार्ज कैसे आया, चार्ज आया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे और समझना एक और छोटी सी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। एक टर्म होता है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो ध्यान से देखना आप लोग, क्या होती है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर देखता हूं यहां पर, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, पूछ सकता है आपसे। जैसे आपने देखा अभी अभी कि AgI का एक पार्टिकल था, तो उस AgI के पार्टिकल की मान लो ये सरफेस थी, तो इस सरफेस पर इसने क्या किया,
I माइनस आयंस को एड्सॉर्ब करना शुरू किया। किसको शुरू किया? I माइनस को, लाइक दिस। अब ये I माइनस आयन क्या करेंगे? वापस से K प्लस आयंस को अपनी तरफ एड्सॉर्ब करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक और लेयर बनेगी K प्लस आयंस की। ठीक है, तो इसको हम, ये जो लेयर बनी इसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल लेयर है और ये जो लेयर है ये आपकी फिक्स्ड लेयर होती है, फिक्स्ड लेयर। ऐसे ही इसके बाद क्या होगा? फिर से एक और लेयर बनेगी जिसमें K प्लस I माइनस, K प्लस I माइनस, K प्लस I माइनस, K प्लस, है ना, K प्लस I माइनस, इस तरह से आयन्स होंगे। ये आयन आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जो सेकंड लेयर ये बनी, इस लेयर को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। ये भी एक डबल लेयर है, ये भी एक डबल लेयर है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या होती है? ये आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर होती है। तो जो आपके पास प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हुआ था आयंस का, I माइनस का, उनके सरफेस पर क्या होंगे? K प्लस आयंस भी एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से एक डबल लेयर बनेगी। तो ये एक फिक्स्ड लेयर है, यहां पे K प्लस हटेगा नहीं और I माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये जो दूसरी लेयर है यहाँ पे मूवमेंट चलता रहता है क्योंकि ये लेस स्ट्रांगली होल्डेड है। इसने इन दोनों को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, इसको कम स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। अब ये लेयर क्या होती रहती है? K प्लस आता रहता है जाता रहता है, I माइनस आता रहता है जाता रहता है। इस तरह से दो इलेक्ट्रिक डबल लेयर्स बनती हैं। अब क्योंकि इनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, देखो इस इंटरफेस पर इधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, फिर एक इंटरफेस है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। जैसे फिजिक्स में होता है ना कैपेसिटर में, कैपेसिटर जो लगाते हो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चार्ज। तो उन दोनों जो सरफेस होती है इसके अबाउट इधर उधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है कि उनके बीच में क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट होता है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ जेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसे? जेटा पोटेंशियल, और हम इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो ये टर्म का नाम जरूर याद रखें कि व्हाट इज जेटा पोटेंशियल और व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन हम लोग देते हैं। द डेफिनेशन इज सिंपल कि द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, द पोटेंशियल डिफरेंस generated between the electrical या the electric double layer is called zeta potential, या फिर आप इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन उतना ही स्ट्रांग होगा और आपका कोलॉइड की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जीटा पोटेंशियल कम होता जाएगा कोलॉइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि आयंस के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या है और आपके पास जीटा पोटेंशियल क्या होता है। दो तरह की लेयर बनती है, एक फिक्स्ड लेयर और एक आपके पास कौन सी बनती है? डिफ्यूज लेयर। आप चाहो तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीजें लिख भी सकते हो कि डिफ्यूज लेयर आयंस में मूव और एक्सचेंज, लेकिन फिक्स लेयर में आप आयंस को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये ओरिजिन होता है चार्ज के डेवलप होने का कि किसी भी कोलॉइड पर चार्ज क्यों जनरेट होता है कि वो अपने सॉल्यूशन से क्या करता है? आयंस का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है। आप ये देख लेना, जो पीपीटी बना उस पीपीटी का कॉमन आयन जब एक्सेस में प्रेजेंट होगा या कॉमन आयन प्रेजेंट होगा तो वो उसको एड्सॉर्ब करके क्या कर सकता है? अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर सकता है या फिर जनरेट कर सकता है। सही है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जेटा पोटेंशियल सीख लिया, टर्म सीख लिया, उसका मतलब सीख लिया। अब देखें कुछ और चीजें जो आपको यहां पर, बाप रे बहुत तेज भाग गया। देखें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द चार्ज ऑन कोलॉइड व्हेन। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है,
जिसका आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली एनसीईआरटी में भी गिवन है इसलिए मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे हमेशा। एक बार आपने FeCl3 इज एडेड टू NaOH और एक बार आपने FeCl3 को हॉट वाटर में ऐड किया। तो देखो जब आप FeCl3 को NaOH में ऐड कर रहे हो, तो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे आप FeCl3 को NaOH में ऐड करोगे आपको FeOH होल थ्राइस का एक PPT मिलेगा। तो यहाँ पर जो NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस है और आप FeCl3 को NaOH में ऐड करो तो ऑब्वियसली NaOH ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही PPT बना, बताओ ये PPT क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर इससे कॉमन आयन यानी OH माइनस आयंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। बोलो करेगा? अगर ये ऐसा करेगा तो ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप कर लेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां से आपको इसका नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइड मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी बेस की जगह इसको डाला किसमें, पानी में, पानी में डालने पर क्या होगा, पानी में डालने पर वही कहानी होगी, FeCl3 है प्लस NaOH है, ये क्या बनाएगा, FeOH होल थ्राइस, वही सेम PPT। ठीक, एक्चुअली ये पानी के अंदर इस हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है Fe2O3.XH2O की फॉर्म में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। अब वाटर, सॉरी मैंने NaOH लिख दिया, H2O। वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितने OH माइनस ये प्रोड्यूस कर सकता है वाटर नहीं कर सकता, और वैसे भी न्यूट्रल है वाटर। तो H प्लस OH माइनस बराबर होंगे, और आप जानते हो ये आयनिक में आप पढ़ चुके अच्छे से कि वाटर से 10⁻⁻7 मोलर OH माइनस आता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत लो कंसेंट्रेशन है। एब्जॉर्ब करता है जब वो एक्सेस में, अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट हो, तो नहीं है उस अमाउंट में प्रेजेंट। तो यहां पर क्या होगा, ये FeCl3 के जो Fe3+ बचेंगे उनको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और इस तरह से आपके पास क्या बनता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलोइड बनता है। तो ये आप ध्यान रखें कि किस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है और किस तरह के आपके पास कॉलोइडल पार्टिकल्स, चार्ज आता है कॉलोइडल पार्टिकल्स पे। तो आप ध्यान रखें अपनी सरफेस पर ये कॉमन आयन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी की वजह से इनकी सरफेस पर क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। ठीक, चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कैसे जनरेट होता है। रीजन ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको रटने ही होंगे, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली इन पे पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं बताऊंगा आपको भी आगे चल के। बट आप देखें, हमने दो कॉलम बनाए, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपका ब्लड, हीमोग्लोबिन, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जितनी भी बेसिक डाइज होती हैं, जैसे एक एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, इन सभी के जो सोल्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वहीं अगर आपके पास एक मेटल या मेटल सल्फाइड है तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आपके पास स्टार्च, गम, जिलेटिन ये सब हैं, क्ले है, इन सब के जो सॉल्यूशंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। और अगर आपके पास एक एसिडिक डाई है, जैसे बेसिक डाई था तो पॉजिटिव है, और एसिडिक डाई है तो वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये याद ही रखना होगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट ये दो तो याद रखें। इनका ऐसे फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मेटल या फिर मेटल सल्फाइड है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। उधर ब्लड, इधर स्टार्च, जिलेटिन, गम, क्ले, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो चार्ज कैसे आया, क्यों आया, देख लिया। और ये आपके पास एग्जाम्पल्स पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड्स के देखें। ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। अब हम इसकी सेकंड, अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है चार्ज, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप मुझे 1 सेकंड का समय दें, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट को समझाता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। चलिए भाई, तो इसको समझने के लिए हम भी, है ना, ये क्या है डायग्राम, वो भी आप देख लेना वापस से। बट अभी हम करते हैं कुछ छोटा सा काम, इसको भी गायब करते हैं। मुझे इसके लिए चाहिए होगा अंधेरा, बिल्कुल। और अब आप देखें बहुत ध्यान से, ठीक है। वैसे मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये ग्लास है, आई होप आपको ये ग्लास बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस ग्लास में क्या कर रहा हूँ, जो फ्लैश लाइट है ये इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक ग्लास पे जब मैंने फ्लैश लाइट डाली है,
तो देखो आप ये देख सकते हो कि ये फ्लैश लाइट जो है वो इस ग्लास से पास हो रही है, ठीक है, पास होके आगे जा रही है। अगर मैं इधर डालूंगा तो इधर जा रही है, अगर आपकी तरफ कर दूंगा तो ये आपके ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखें आपको ना इस फ्लैश लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, इसमें बिल्कुल सिंपल क्लियर वाटर है। इसमें जब मैंने पास किया तो आपको इसका रास्ता या पाथ नहीं दिखाई देगा, ठीक। वैसे मैं बिल्कुल दिखना गायब हो गया हूँ, तो मैं थोड़ी सी रोशनी कर लेता हूँ। आई थिंक इतना मुझे कर लेना चाहिए ना, हाँ, तब मैं आपसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊँगा। तो ये आपको दिख रहा है कि मैंने देखो इसमें से लाइट पास कर रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी पानी में से लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपकी तरफ आ गया, आपको भी दिख रहा है, आपको फ्लैश लाइट दिख रही होगी। अब क्या हो रहा है, मैं इसकी जगह एक कोलोइडल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा आटा मिक्स कर दिया ना, मैदा। तो ये देखें इस तरह से एक कोलोइडल सोल्यूशन बनता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोलोइडल सोल्यूशन से लाइट पास करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखें और मुझे बताएं अब क्या लाइट आप तक, पहली बात तो देखो जैसे वहाँ फ्लैश हो रहा था वहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस लाइट का रास्ता भी नज़र आ रहा होगा, इसका पाथ आपको ना, पूरा सोल्यूशन इल्यूमिनेट हो गया है। अगर मैं लाइट बंद करके दिखाऊं तो अब आपको क्लैरिटी आएगी। अगर ध्यान से देखें अब आपको इस ग्लास से लाइट का पाथ पास होता हुआ दिख रहा होगा। बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। अच्छा शेप बता सकते हो, शेप कैसी दिख रही है? हाँ है ना, एक वाइट से कलर का कोन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। एक्चुअली इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडे नहीं होता है ना, टिंडल। तो ये आपके पास होता है टिंडल इफेक्ट। और ये जो आप डायग्राम देख रहे थे ये एक्चुअली टिंडल इफेक्ट का ही डायग्राम है। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही आपने, बस ये आपने स्ट्रेट लाइन नहीं देखी है, बाकी ऐसे था। हमारे लिए ये कब बन रहा था, पाथ तो देखो क्लियर सोल्यूशन से पास करोगे तो आपको पाथ दिखाई देगा ही नहीं, लेकिन जब आप कोलोइडल सोल्यूशन से पास कर रहे हो तो आपको लाइट का क्या दिखाई दे रहा है, पाथ दिखाई दे रहा है। ये चीज आप बहुत बार ऑब्जर्व करते हो जब आप मूवी थिएटर में मूवी देख रहे होते हो और आप, वो जो प्रोजेक्टर की बीम होती है उसकी नीचे वाली सीट पे बैठे होते हो, तो आपको दिखता है कि प्रोजेक्टर की पूरी बीम आप स्क्रीन पे जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बहुत बड़ा सा कोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज अगेन टिंडल इफेक्ट। थिएटर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, डस्ट वहां फैली हुई है, तो वो जो डस्ट है वो एक कोलोइड की तरह काम कर रही है। और जब आप लाइट वहां से पास हो रही है तो आपको उसको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। कभी आप किसी घने जंगल में घूमो और कहीं से, या किसी एक बिल्कुल बंद कमरे में और कहीं से एक सूरज की छोटी सी किरण आ रही हो तो आपको उसका पूरा पाथ दिखाई देता है, वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की, जिसके थ्रू आप लाइट का पाथ देख सकते हो, पाथ विजिबल हो जाता है, पूरा पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है, उसी चीज़ को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली पाथ दिखाई क्यों देता है, पाथ इल्यूमिनेट क्यों होता है, या फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे अब तक। लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। वो जो छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी रेंज 1 nm से 1000 nm के बीच में होती है, वो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। और लाइट की स्कैटरिंग की वजह से आपको क्या दिखाई देता है, वो पाथ दिखाई देता है। जैसा आपने अभी देखा, ये पाथ आपको एक कोन की तरह दिखाई दे रहा है। किसी भी कोलोइडल से आप लाइट को पास करोगे तो आपको एक कोन, लाइट का कोन बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इस कोन को 90 डिग्री एंगल से देखोगे तो आपको इसका कलर ब्लू या लाइट ब्लू दिखाई देगा। ये जो ब्लूइश कोन बनता है इसे हम लोग टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टिंडल कोन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आओ शुरू करते हैं पॉइंट्स को डिस्कस करना एक एक करके। पहला, व्हेन लाइट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इट्स पाथ गेट्स इल्यूमिनेटेड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये हमने देख लिया है। सेकेंड, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा, व्हेन सीन फ्रॉम राइट एंगल्स द पाथ ऑफ लाइट अपीयर्स एज ब्राइट वन नोन। वाह, ये होता है ब्राइट कोन। ला हौल विला कुव्वत, है ना, इसको आप ब्राइट कोन बना लेना। इसे हम लोग टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। एंड इट अपीयर्स एज अ ब्लूइश कोन विच इज नोन एज टिंडल कोन। ठीक है, मिक्स कर दिया लैंग्वेज, इसको करेक्ट करते हैं। व्हेन सीन फ्रॉम राइट एंगल्स द पाथ ऑफ लाइट अपीयर्स एज अ ब्राइट कोन।
इसको हटा दो यहाँ से, पूरे को लिख दो एज अ ब्राइट कोन। ठीक, दो बार लाहौल बिला कुव्वत। एक सेकंड रुको, इसको पूरे को कट करो यहाँ से लिखना व्हेन सीन फ्रॉम राइट एंगल्स द पाथ ऑफ लाइट अपीयर्स एज, बाकी सब काट दो, बाकी सब मुंह माया है। ठीक है, तो ये एक ब्राइट ब्लूइश कोन की तरह नजर आता है और इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है देख लिया, टिंडल इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि जब स्कैटरिंग होती है तो शॉर्टर वेवलेंथ की स्कैटरिंग जो होती है मैक्सिमम 90 डिग्री पर होती है, इसी वजह से आपको स्काई भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है 90 डिग्री पर, शॉर्टर वेवलेंथ की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और लार्जर एंगल्स पर लार्जर वेवलेंथ की स्कैटरिंग होती है। इसीलिए आपको एक कलर में कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। ठीक, तो सिंस मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ अकर एट 90 डिग्री, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल, एक पॉइंट और ऐड कर देना, थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अभी ऑल्दो आपको नेकेड आई से दिख गया, लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व एनालाइज करना है, जो ब्लू कलर अगर आपको देखना है तो आपको इसको 90 डिग्री एंगल से माइक्रोस्कोप लगाकर देखना होगा, तब आपको ब्लूइश कोन भी दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये टिंडल इफेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करें। चलिए इसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें, कंडीशन क्या है टिंडल इफेक्ट को शो करने की? तो बहुत सिंपल सी दो कंडीशन है। सबसे पहला, जो आपकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है और जो कोलिडल पार्टिकल का साइज है, ठीक, यानी इनका डायमीटर, ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी और तभी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, डीपी और डीएम, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आप ध्यान दें, टिंडल इफेक्ट शो करने की दो मेजर और इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं? पहला, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और डीपी पार्टिकल का डायमीटर सेम होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली सेम, सिमिलर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डीपी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये था आपका टिंडल इफेक्ट, और ये हुई छोटी सी बात कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ये ऑब्जर्व होता है। ठीक, चलिए टिंडल इफेक्ट के बाद हम चलें अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन उसका नाम था, उसी ने ढूंढा था, उसी ने बताया था, उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया। कुछ नहीं होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, डीपी पार्टिकल्स, ये डीपी पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? ऐसे रैंडम जिगजैग मोशन शो कर रहे होते हैं। तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल का रैंडम जिगजैग मोशन होता है, इसी मोशन को या मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, डीपी पार्टिकल्स का जो रैंडम जिगजैग मोशन होता है, उसी मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्यों होता है? क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है, हॉट टॉपिक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है कि जो डीपी पार्टिकल्स हैं, इन डीपी पार्टिकल्स से लगातार कौन कोलाइड कर रहे होते हैं? डीएम पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं। तो ये कोलाइड करेंगे, अभी डीपी पार्टिकल यहाँ बैठा, आके धक्का पड़ा, कहीं आगे चला गया, उधर धक्का पड़ा, इधर चला गया, इधर धक्का पड़ा, उधर चला गया। तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है डीएम पार्टिकल्स। डीएम पार्टिकल्स लगातार डीपी पार्टिकल्स से कोलाइड करते रहते हैं और इस वजह से यहाँ पर आपको ब्राउनियन मूवमेंट नजर आता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ब्राउनियन मूवमेंट भी कुछ हद तक, ऑल्दो ये उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है, बट कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि डीपी पार्टिकल अभी यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से डीपी पार्टिकल जब इधर उधर भागते रहेंगे तो उनके आपस में अकुमुलेट होकर प्रेसिपिटेट बनाने की जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे? बहुत कम होंगे। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए कुछ हद तक ब्राउनियन मूवमेंट भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक। तो ये आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट है, देख सकते हैं आप, द रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ डीएम पार्टिकल्स ऑन डीपी पार्टिकल्स, ये रीजन है बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, ब्राउनियन मूवमेंट इज समवॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, ये भी आपको मैंने बता दिया है। लास्ट, ये आप खुद समझते हो, पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा तो जब धक्का पड़ेगा तो वो धीरे मूव करेगा, छोटा पार्टिकल होगा तेज मूव करेगा। तो जैसे जैसे डीपी पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्राउनियन मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम, या ब्राउनियन मूवमेंट स्लो होता जाएगा। तो ये एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसे हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से। तो चार्ज देख लिया हमने, है ना, चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने टिंडल इफेक्ट देख लिया है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है। फिर हमने देख लिया ब्राउनियन मूवमेंट। चलिए अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी से, हम बोलते हैं कलर, कलर ऑफ कोलॉइड। ठीक, देखें कलर, कोलॉइड का कलर किस वजह से होता है। तो कोलॉइड का कलर बहुत सारे रीजन से, मतलब बहुत सारे तरीकों से आप एक्सप्लेन करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोलॉइड के कलर को अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। अगर आपके पास छोटे साइज के पार्टिकल या बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो होता क्या है कि अगर छोटे पार्टिकल साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वापस से रिफ्लेक्ट करेंगे उसकी वेवलेंथ अलग होगी, और बड़े साइज का है तो वेवलेंथ क्या होती है, अलग होती है। जैसा आप देख रहे हो स्कैटरिंग भी यहाँ पर होती है। तो इस वजह से क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल के जो कलर हैं, ठीक है, वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है साइज। ठीक, जैसे मैं आपसे बात करूं गोल्ड के एक सोल्यूशन की, मैंने आपको लास्ट क्लास ही बताई थी ये चीज़ कि गोल्ड का जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है वो दो तरह के कलर शो करता है। अगर उसके अंदर कोर्स पार्टिकल्स हैं, यानी बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, तब तो आपको इसका कलर दिखाई देगा पर्पल। और अगर यहां पर फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे महीन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आपकी रेंज थी 1 nm से 1000 nm, तो मान लो 700 nm का पार्टिकल और एक 50 nm का पार्टिकल है, तो फाइन पार्टिकल जब होंगे तब आपको कलर दिखाई देता है रेड, और जब कोर्स पार्टिकल्स होंगे तब आपको कलर कैसा दिखाई देगा, पर्पल। ठीक, तो इसी को पर्पल ऑफ केसेस बोलते हैं हम लोग। तो पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ डीपी पार्टिकल्स पे। साइज ऑफ डीपी पार्टिकल चेंज होगी तो कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। और रीजन बड़ा सिंपल है, बड़े पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और शॉर्टर वेवलेंथ को एमिट करेंगे। याद है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब किया एक कलर और एमिट कौन सा करेगा, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो बड़ा पार्टिकल है वो बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और एमिट जब करेगा कॉम्प्लीमेंट्री तो वो कौन सी वेवलेंथ होगी, आपकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ध्यान दें, छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट कौन सी करेंगे, बड़ी। तो फाइन पार्टिकल्स थे गोल्ड के, उन्होंने छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और एमिट कौन सी की, बड़ी वेवलेंथ, इसलिए आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। बड़े पार्टिकल्स ने बड़ी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और एमिट कौन सी की होगी, छोटी वेवलेंथ, तो आपको देखो छोटी वेवलेंथ का कलर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आप कहां से देख रहे हो। हाँ, आप उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को कहां से देख रहे हो। तो देखो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मान लो ये, ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन से आपने लाइट पास की, तो ये आप समझते हो इस लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट एज इट इज वापस आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आपके पास दो डायरेक्शन होती है, एक तो ट्रांसमिशन, ये तो ट्रांसमिटिंग लाइट है, और ये आपके पास कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जैसे आपके पास मिल्क का सोल्यूशन है ना, मिल्क है मान लो, ये याद रखना एग्जांपल के तौर पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मिल्क को अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन से देखोगे तब तो आपको इसका कलर दिखाई देगा ब्लू, और अगर आप मिल्क को, एक सेकेंड दे मुझे, फिर खराबी आ गई कुछ ना कुछ। चलिए, तो ये आपके पास हो गए। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर होता है वेवलेंथ। जो इंसिडेंट लाइट की, ऑब्वियसली इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ अलग है तो आपको कलर भी क्या दिखाई देने वाला है, अलग ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास दो और फैक्टर्स हैं। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका भी डायग्राम, ये वाला डायग्राम वहां बना लेना कि मिल्क है, लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट से देखा तो आपको इसका ब्लू कलर दिखाई देगा, और ट्रांसमिटेड लाइट की डायरेक्शन से देखा तो आपको इसका रेड कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। और अगेन आप घर पे बैठ के मिल्क में लाइट डालोगे उससे नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। मतलब दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। आप लेना एक, है ना, अभी मेरे पास लाया नहीं है मिल्क का ग्लास, मिल्क के ग्लास में ना फ्लैश लाइट डालना तो आपको दिखाई देगा,
ऊपर के ना साइड में जाओगे ना ग्लास साइड की तरफ, तो आपको ना रेड रेड से हल्का सा रेड, बहुत लाइट सा रेड कलर दिखाई देगा, आप करके देखना, ठीक है। उसको सनसेट इफेक्ट भी बोलते हैं। खैर ये आप ध्यान रखें कि कलर इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास ये वाला है, साइज वाला। ये एग्जांपल जरूर, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फाइन गोल्ड पार्टिकल है, कलर रेड होगा। कोर्स गोल्ड पार्टिकल है, कलर पर्पल होगा। मिल्क को ट्रांसमिटेड लाइट से देखा तो रेड दिखाई देगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन से देखा तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये देखें, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन क्या है? देखो, अभी तक हम लोगों ने कोलोइड को बनाना सीखा था कि कोलोइड कैसे बनता है। अब हम कोलोइड को खत्म करेंगे, मतलब कोलोइड को हम डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। तो एक कोलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना? पीपीटी में। एक कोलोइड का पीपीटी में जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। यहाँ पर 2 नाम देते हैं, इसे कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन क्या होता है? अगर आपने कोलोइड, देखो मैं बहुत सिंपल से तरीके 2 चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक पनीर बनना किससे बनता है? दूध से। और एक दूध से मक्खन या क्रीम बनना, दोनों चीज़ें सेम चीज़ से बन रही है। जब आप जब दूध फट जाता है, हम दूध में नींबू डाल दें थोड़ा सा, तो क्या होता है, थोड़ी देर में उसका पानी ऊपर आता है, मिल्क सॉलिड सारे नीचे बैठ जाते हैं, जिसे आप पनीर बोलते हो। तो ये जो है ना, आपने नींबू डाला, मिल्क, दूध फटा और पनीर बन गया, नीचे मिल्क सॉलिड बैठ गई, दैट इज कोगुलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, एक कोलोइड था, मिल्क एक कोलोइड हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कोलोइड पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। देखो डीपी डीएम अलग अलग हो गए, पानी ऊपर आ गया और मिल्क सॉलिड सारे नीचे बैठ गए, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। उसी दूध को जब आप घुमाते हो बहुत तेज, तो क्रीम अलग इकट्ठा हो जाती है, वो भी एक टाइप ऑफ कोगुलेशन ही है। हाँ, वो भी एक टाइप ऑफ कोगुलेशन ही है। उसे आप लगातार करते रहोगे तो बहुत सारा क्रीम जब निकाल दोगे तो वहाँ ऑलमोस्ट पानी बचेगा, ठीक है। तो हम इतना तो नहीं निकाल पाते हैं, बट अगर हो ऐसा तो अगर आपने पीपीटी बनाया और वो पीपीटी फ्लोट कर रहा है, आपने कोगुलेशन किया, उसमें आपने कुछ भी डाला, उससे क्या हुआ, डीपी डीएम अलग हो गए, पर डीपी डीएम में से डीपी नीचे नहीं बैठा, ऊपर फ्लोट कर रहा है, जैसे मक्खन बनना, क्रीम बनना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन। तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर डीपी नीचे बैठ जाए तो कोगुलेशन कहलाएगा, और ऊपर फ्लोट करता रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोकुलेशन। सो द कन्वर्जन ऑफ अ कोलोइड इनटू अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या था? पीपीटी को कोलोइड में बदलना। अब कोलोइड को पीपीटी में बदलना, ये प्रोसेस क्या है? कोगुलेशन है। तो दोनों ही एक दूसरे के जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जो मैंने बताया। अगर डीपी पार्टिकल सेटल हो जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कोगुलेशन, और अगर वो तैरते रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन। तो देखिए, कोलोइड का पीपीटी में बदलना कोगुलेशन है, और पीपीटी का कोलोइड में बदलना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास भी पढ़ाया था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। कोगुलेशन क्यों होता है? तो आपने अभी भी देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे मान लो मैं वही AgI वाला एग्जांपल लेता हूँ, उसने I- को एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ऐसे बहुत सारे AgI पार्टिकल्स थे। अभी देखो, ये AgI पार्टिकल आपस में बैठकर मिलकर पीपीटी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर आप किसी तरीके से इस चार्ज को खत्म कर दो, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, तो क्या होगा? चार्ज गायब होगा, तो ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? एक जगह आकर बैठ जाएंगे, और इस तरह से आपको AgI का क्या मिल जाएगा? पीपीटी मिल जाएगा। तो अगर मुझे कभी भी किसी भी कोलोइड को प्रेसिपिटेट करना है तो मुझे उसका चार्ज खत्म करना होगा। चार्ज खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें KCl ऐड कर दिया, तो KCl का जो K+ आयन है वो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर बना रहा था, अब ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा अमाउंट आपने डाल दिया तो ये क्या कर देगा? उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। एटलीस्ट उतना अमाउंट तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही उतना अमाउंट डाला, ये कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और जैसे इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पीपीटी में। तो कोगुलेशन करवाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? कोगुलेटिंग या फिर फ्लोकुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। आपको याद है,
यहाँ पर भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोला करते थे पेप्टाइजिंग एजेंट। और अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एडेड, और ये जो एडेड इलेक्ट्रोलाइट है इसे हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। और यहां पर भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, सॉरी गलत बोल लिख दिया, ये तो होगा आपका पेप्टाइजिंग एजेंट। और यहां आप जो ऐड करोगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोगुलेटिंग एजेंट। तो आप डिस्कशन करते हैं कैसे कोगुलेशन होता है, समझा मैंने आपको दिया है। तो देखें कोगुलेटिंग एजेंट क्या होता है, टू कोगुलेट अ कोलोइडल सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू इट एंड इट इज नोन एज अ कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट न्यूट्रलाइजेस द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ पीपीटी। ये देखें ये इसका एक्चुअल रीजन है। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ही समझाया था इसी चीज को कि AgI था, यहां पर आपके पास एक डबल लेयर बनी थी, ये आपकी एक फिक्स्ड लेयर थी और इसके बाद आपके पास एक डिफ्यूज लेयर भी बनी थी इस तरह की, ठीक है, जिसमें K+I- सभी आते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करता है, इस डिफ्यूज डबल लेयर को सप्रेस करता है और इन दोनों के बीच में जो जेटा पोटेंशियल काम कर रहा था उसको रिड्यूस करना शुरू करता है। जेटा पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो इन आयंस के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। अट्रैक्शन कम होता है तो जो नया इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्ज को आसानी से क्या करता है, मतलब अब ये सेपरेशन होना शुरू हो जाता है और इसके सेपरेशन से वो इस चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से आपका कोलोइड क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट होता है। ये जो येलो कलर में लिख दिया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सप्रेसेस द डिफ्यूज्ड डबल लेयर एंड रिड्यूसेस द जेटा पोटेंशियल। ठीक, मैंने बोला भी था जेटा पोटेंशियल कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आपका कोलोइड अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होकर पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका एक्चुअल लॉजिक है कि क्यों कोगुलेटिंग एजेंट। तो दो लॉजिक हो गए, पहला सिंपल नॉर्मल भाषा में क्या कि वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, बट चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करता है ये उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है। फिर देखें ये एक और छोटा सा तरीका होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ढूंढने से बहुत अच्छे से ढूंढोगे ना तो मिलता है, मतलब जनरली स्किप करते हैं लोग इसको। ये भी आप ध्यान दें, कई बार आपके पास कुछ लायोफिलिक सोल्स होते हैं तो आपको उनको कोगुलेट करना है, आप उनमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, कोगुलेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, तो उनके सॉल्वेशन की वजह से उनको प्रेसिपिटेट में बदलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, जैसे हमने अल्कोहल ऐड कर दिया या एसीटोन ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो डिहाइड्रेशन शो करेगा। जो डीपी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ना अब ये तो बन गया, चलो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लायोफिलिक सोल में क्या होता है, डीपी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएम, वो क्या कर लेता है, लेयर बनाता है। तो मान लो हमारा डीएम अभी वाटर है, ठीक है, कोई और होगा तो हम कुछ और ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा, आपने जो सॉल्वेंट ऐड किया वो सॉल्वेंट क्या करेगा, वाटर को खाना शुरू करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, है ना। मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब देखो जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो तो गायब हो गई, और एक बार प्रोटेक्टिव लेयर गायब हो गई तो अब आप इस कोलोइड को आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो येलो पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ लें इनको। सो कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल हो गया या एसीटोन हो गया, विच कॉजेज द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड कोगुलेशन अकर्स बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर नॉर्मल तरीके से आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया और कोगुलेशन नहीं हुआ तो फिर हम ये दूसरा तरीका अपनाते हैं ना, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर हम उंगली को टेढ़ी करते हैं। तो हम पहले उसमें एक सॉल्वेंट डालेंगे जो डीएम को डिहाइड्रेट कर सकता है, डीएम पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो जाएगा, वो जो लेयर बनी हुई थी डीपी पार्टिकल्स पे उसको एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो तो आसानी से कोगुलेशन हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोगुलेशन क्या होता है समझ लिया, कोगुलेशन क्यों होता है ये भी समझ लिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो कोगुलेशन होता है।
इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ऐसा क्या होता है कि कोगुलेशन होता है वो भी समझ लिया। तो इलेक्ट्रोलाइट आप जो ऐड करते हो वो जीटा पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है वो आसानी से इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इस वजह से भी क्या होता है आपका कोगुलेशन होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा ये आपको दिख ही गया होगा, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइड है, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइड, तो बताओ उसको कोगुलेट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे कौन से आयंस चाहिए होंगे, पॉजिटिव आयंस। और अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलोइड है तो उसे कोगुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, नेगेटिव आयंस। तो ये तो अंडरस्टूड है, नेगेटिव कॉलोइड के लिए पॉजिटिव आयंस चाहिए क्योंकि वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और पॉजिटिव वाले के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखें ये टर्म कोगुलेशन वैल्यू, तो इसकी डेफिनेशन तो बाद में बात करते हैं। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप समझना मेरी बात। मेरे पास एक कॉलोइड है, ठीक है। चलो वैल्यू तो पहले हमें वैल्यू की डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। तो ये आप देखें कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन पे ध्यान दें, एक बार समझ लें उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, आपने सीख लिया है कि कोगुलेट करना है। तो मेरे पास ये कॉलोइडल सोल्यूशन है ए और ये कॉलोइडल सोल्यूशन है, चलो एक ही कॉलोइडल सोल्यूशन है ये, ठीक है। 1 लीटर लिया है मैंने इसका। अब मैं इस कॉलोइडल सोल्यूशन पे क्या करूंगा, मुझे इसको कोगुलेट करना है। तो अभी तक मैं ये सीख चुका हूं कि इसको कोगुलेट करने के लिए मुझे इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया ए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ए ऐड कर दिया। अब 1 लीटर सोल्यूशन लूंगा और 2 घंटे तक बैठा रहूंगा। अगर 2 घंटे में मान लो मैंने इसका 5 मिलीमोल ऐड किया लेट से, और 5 मिलीमोल ऐड करने के बाद 2 घंटे बाद आके मैंने इसको ऑब्जर्व किया और देखा कि मेरा कॉलोइड प्रेसिपिटेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो ये उसकी कोगुलेशन वैल्यू कहलाएगी। मान लो 5 मिलीमोल से कम डाल रहा हूं तो नहीं हो रहा, 5 मिलीमोल डालते हो रहा है, उससे ज़्यादा डालूंगा तो भी होगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कोगुलेशन वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स में वो अमाउंट जो 1 लीटर कॉलोइडल सॉल्यूशन को 2 घंटे में कोगुलेट कर दे उसे हम उसकी कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। बात नंबर 1, मान लो ए की जगह मैंने कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बी यूज किया, इसके मुझे सेम सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए 8 मिलीमोल ऐड करने पड़े। क्या आप मुझे बता सकते हो ए और बी में से किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, मतलब कोगुलेट करने की पावर ज्यादा है? ए की। क्यों? बिल्कुल उसका कम अमाउंट चाहिए आपको, तो इसका कम अमाउंट ही इसके उतने ही अमाउंट को प्रेसिपिटेट करे जितना इसका ज़्यादा अमाउंट। मतलब मेरे लिखने से पहले आपको अच्छे से पता है कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की जो कोगुलेशन पावर है, बताओ वो क्या होगी, वो उसकी कोगुलेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आप ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोगुलेटिंग पावर जो है कोलोइड एक इलेक्ट्रोलाइट की है ना, कोगुलेटिंग पावर होती है किसकी, जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो उसकी, कोलोइड की नहीं होती। सो कोगुलेटिंग पावर जो है वो उसकी कोगुलेशन वैल्यू के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये भी समझ में आ गया मुझे। अच्छा अब देखो मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ। मान लो मेरे पास एक कोलोइड है, मान लो AS2S3 का, कोई मुझे बता सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा? बोलो। इतिहास के पन्ने भी नहीं पलट सकते। ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। अभी तो बताया था मेटल और मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको कोगुलेट करने के लिए मुझे पॉजिटिव आयंस चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, पॉजिटिव आयंस। तो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है Na+, मेरे पास एक है Al3+, और मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है Mg2+। क्या आप मुझे बता सकते हो इनकी कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? क्यों?
और इनकी कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा? ये हमने देख ही लिया है। बोले समझ में आता है आपको? इसी को हम बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़े रूल। क्या बोलते हैं? हार्डी-शुल्ज़े रूल। तो यही अपना अगला टॉपिक है। हार्डी-शुलेज लिख दिया इसने, ला हौल बिला कुव्वत। इसको आप शुल्ज़े, ये ना ई को इधर लगा देना, तो जाएगा हार्डी-शुल्ज़े रूल। तो हार्डी-शुल्ज़े रूल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। बोलता है कि अगर आपको किसी कॉलोइड को कोगुलेट करना है तो उसकी जो कोगुलेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन पावर है वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज सिंपल। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी अंडरस्टूड है कि चार्ज कौन सा? नेगेटिव कॉलोइड के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिव चार्ज कॉलोइड के लिए नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो देखें फॉर नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड अगर आप देखें तो ये कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर है Al3+ सबसे ज्यादा होगा, Mg2+ Na+, और कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि आप कैसे दो आयंस की, इनके ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मिलेंगे भी शीट के अंदर, बहुत जगह मिलेंगे, एग्जाम में भी पूछे हुए हैं पहले भी, दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये नाम से रखना। हार्डी-शुल्ज़े रूल क्या होता है? तो हार्डी-शुल्ज़े रूल बताता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की, एक कॉलोइड को कोगुलेट करने की जो पावर है वो उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पे प्रेजेंट चार्ज की प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज जितना ज़्यादा, कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन वैल्यू फॉर ब्लड। चलिए करें इसको एक बार ट्राई। चलिए बताएं क्या होगा आंसर? वेरी गुड। और इसी के साथ आपका गेम हो चुका है। आपके माइनस में मार्क्स आ चुके हैं। सब कुछ आते हुए भी हम सब कुछ खोकर आएंगे। ये देखें नयन, ये नयन और ये चक्षु दोनों को खोल के देखें तो आपको दिखेगा ये कोगुलेशन वैल्यू पूछी गई है। सो द करेक्ट ऑर्डर वुड बी दिस। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी आप सही मार्क्स ला पाएंगे, वरना आपकी भावनाओं से खेलने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप सोचो अभी तो आप वही चैप्टर पढ़ रहे हो, वही टॉपिक पढ़ रहे हो और वो भी अभी भी पढ़ा है, तब ये हालत है। जब पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा तब आपके साथ क्या हो सकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया चार्ज। अब देखो आप लोगों ने ये टर्म जो पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टर्म और सिखाया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना। जैसे एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, आपने इस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या लगाया? कैथोड और एनोड लगाया। तो कैथोड एनोड लगाने पर कोलोइडल पार्टिकल्स, मान लो नेगेटिव चार्ज कोलोइड है तो इधर जाना शुरू करेंगे और डीएम पार्टिकल्स उधर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक वोल्टेज लगाना शुरू करते हैं ना, वोल्टेज को वेरी करना शुरू करेंगे। तो जब हम वोल्टेज वेरी करना शुरू करेंगे तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जब कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाता है, ना फिर वो कैथोड की तरफ जाएंगे और ना ही वो एनोड की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका मतलब अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके पास चार्ज खत्म हो चुका है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वैसे हम उसको आइसो इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलेंगे उस टाइम पर। ये तो वोल्टेज लगाने पर, वोल्टेज को आप सेम रखो और सॉल्यूशन की पीएच बदलना शुरू करो, तो एक ऐसी पीएच आएगी जब कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे होंगे। वो जो पीएच की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर आपने अमीनो एसिड्स पढ़ लिए हैं तो वहाँ आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लोगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा काम में आता है। जहाँ तक मुझे याद है इसका एक फॉर्मूला भी होता है pKa + pKb/2 आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का। ठीक है, वो आप सीखोगे ऑर्गेनिक के अंदर। तो आप ये समझें, इट इज़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन एट विच देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस टाइम पर कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज खत्म हो चुका है। और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज खत्म हुआ, इट इज़ वेरी प्रोन टू प्रेसिपिटेशन।
ये फटाफट से क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जो सेकंड लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट देयर इज नो नेट चार्ज लाहौल विलाकुवती, कितनी गलती करते हैं लिखते हुए, ये चार्ज लिख लेना भाई। देयर इज नो नेट चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स एंड द कोलोइड इज वेरी अनस्टेबल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोलोइड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और उसके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने के चांस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फैक्टर जो उसको स्टेबलाइज कर रहा था वो गायब हो चुका है और अब आपका कोलोइड अनस्टेबल हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको कोलोइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाई। इनमें अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज। आप देख चुके हो कि कैसे चार्ज बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। चार्ज की वजह से कोलोइड की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, चार्ज की वजह से आप कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन वैल्यू या फिर कोगुलेशन के बारे में बात कर सकते हो। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जितना मैंने लिखवा दिया उनमें से उनसे आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साथ साथ एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा लें। हो सकता है कुछ एक दो लाइन मिस हो जाए तो वो आपको भी ध्यान रहे। ठीक है, ऑल्दो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो आज के लेक्चर को आप ठीक से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास बस अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए, कुछ और छोटी छोटी चीजें मुझे आपको बतानी है। आज हमने सीखा कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन पावर क्या होती है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे कि कोगुलेशन के तरीके क्या होते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे आप कोगुलेशन करवा सकते हो। अभी देखो, आज हमने कोलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट किया। हम ये देख रहे हैं कि कोलोइड पीपीटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे क्या हमें कोलोइड को पीपीटी में से कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। उसका एक और मेथड होता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। तो कोलोइड को प्रेसिपिटेट होने से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑब्वियसली, और उसके बाद हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ कोलोइड जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इमल्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।